नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। दोस्तों, हम लोग आने वाले यूपीएससी टीजी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। पूछ रहा है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, दूसरा दिया हुआ है गति को नियंत्रित करना, तीसरा दिया हुआ है एसी करंट को डीसी करंट में बदलना, कम्यूटेशन को नियंत्रित करना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर देंगे इसको कि कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। सब लोग यही जानते हैं क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक। लेकिन अब बात आती है कि किसको चेंज करता है, वोल्टेज या करंट को। किसको चेंज करता है, वोल्टेज या करंट को। तो देखिए जो कम्यूटेटर है ना, वो वोल्टेज को नहीं चेंज करता है, ये वोल्टेज को नहीं चेंज करता है। किसको चेंज करता है, ये करंट को चेंज, धारा को क्या करता है, धारा की दिशा को चेंज करता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई डायोड नहीं लगा होता। और ये एसी धारा को क्या करता है, एसी करंट को किस में चेंज करता है, डीसी करंट में चेंज कर देता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इस पर देखिएगा ध्यान से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से इसका पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगाकर चले आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ के नियम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। बोला किरचॉफ के नियम के संबंध में ये नीचे दिए गए कथन है, उसको पढ़ना है और सही जो है उसका उत्तर देना है। तो पहला कथन है, किसी परिपथ में किसी भी नोड पर किसी भी समय किसी नोड में प्रवेश करने और छोड़ने वाली धाराओं का गुणनफल शून्य के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर धाराओं का गुणनफल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम जो नियम जो होता है वहाँ पर गुणनफल ना होकर क्या होता है, धाराओं का योग होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, एक बंद परिपथ में सभी स्रोत वोल्टेज का बीजगणितीय योग सभी वोल्टेज पाथ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में सभी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उसमें समस्त विद्युत वाहक बल के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। और यही आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो कथन बी सही और ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS के अनुसार डीसी आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तार के लिए रंग कोड क्रमशः होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीसी के लिए पूछ रहा है। हम यहाँ पर डीसी और एसी दोनों का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर एसी का पूछता है तो एसी के लिए क्या होता है, RYB होता है, ये फेज वायर होते हैं। ये सभी तीनों क्या है, फेज वायर होते हैं। तो एक होता है रेड कलर का, एक होता है येलो और एक होता है क्या, ब्लू। और अगर यहाँ पर न्यूट्रल देगा तो न्यूट्रल का कलर होता है यहाँ पर ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक। और यहाँ पर अगर अर्थ की बात करेगा, अर्थ वायर का कलर, तो वो हो जाएगा क्या, आपका ग्रीन हो जाएगा। तो ये किसके लिए, एसी के लिए। ध्यान दीजिएगा, एसी में पूछता है एसी में न्यूट्रल का कलर क्या होता है, तो ब्लैक होता है, या अर्थ कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। यहाँ पर डीसी की बात करेंगे तो डीसी में क्या होता है, हमारे पास डीसी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, और एक क्या होता है, उदासीन या न्यूट्रल टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कलर किस कलर का होता है, पॉजिटिव वायर लाल कलर का होता है। और दूसरा जो होता है निगेटिव वायर, वो होता है नीला कलर का, ध्यान से समझिएगा इसको। और जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, काला होता है। न्यूट्रल क्या होता है, काला होता है। तो डीसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर राइट हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी एसी में पूछता है, अगर केबल क्या है, 3 कोर केबल है,
इसमें पूछता है कि आपका जो न्यूट्रल का कलर क्या होगा थ्री कोर केबल में। देखिए थ्री कोर में मतलब कि आर वाई बी तीन ही केबल होंगे, रेड येलो और ब्लू। तो इसमें जो न्यूट्रल का काम करता है वो कौन सा करता है, ब्लू। तो कभी भी अगर थ्री कोर केबल की बात करेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, एसी में कौन सा लगाना है, आपको ब्लू लगाना है। लेकिन अगर नॉर्मल थ्री कोर की ना देकर पूछेगा तो रेड हो जाएगा मतलब आर फेज, येलो हो जाएगा वाई फेज, ब्लू हो जाएगा बी फेज, और न्यूट्रल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा आपका ब्लैक, और अर्थ वायर का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर थ्री कोर केबल का पूछेगा तो यहाँ पर आर वाई बी में ये बी जो होता है ब्लू कलर वाला वो क्या होता है, ये न्यूट्रल का काम करता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्लू लगाएंगे थ्री कोर केबल में। अगर डीसी की बात करेगा तो डीसी में पॉजिटिव लाल, निगेटिव नीला, और जो न्यूट्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काला। इसका ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण जो है जो इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। देखिए कुछ जो हमारे इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमेशा उनके पास साथ में रहते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण है जो इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो देखिए कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसको इलेक्ट्रीशियन चाकू चाहिए ही चाहिए, टेस्ट लैम्प चाहिए ही चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये जो वाइस होता है, वाइस इलेक्ट्रीशियन लेकर नहीं चलता है। वाइस क्या होता है, लैब में देखे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंच वाइस। तो वो इलेक्ट्रीशियन लेकर अपने साथ नहीं चलता है, तो नहीं पाया जाता है पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पूछ रहा ट्राई स्क्वायर का प्रयोग खाली स्थान में कोड के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का पूछ रहा है, तो ट्राई स्क्वायर देखिए हमारा किस में होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो हमेशा इसका क्या करते हैं, 90 डिग्री के लिए किया जाता है। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान दीजिएगा। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कितने कोड के लिए करते हैं, 90 डिग्री के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन फेज सर्पी वलय प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बोल रहा है कि थ्री फेज स्लिप रिंग, यहाँ पर स्लिप रिंग की बात कर रहा है, यस रिम, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यस रिम बोलते हैं। स्क्वायरल केज को बोलते हैं यस सिम बोलते हैं, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो पूछ रहा स्लिप रिंग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है रोटर चालक छोर वलय के माध्यम से लघु परिपथ होते हैं। दूसरा दिया है प्रारंभिक उद्देश्यों के लिए सेंटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए ये बोल रहा है कि रोटर चालक के छोर, मतलब बोल रहा है कि जो सिरा है वो रिंग के द्वारा, वाले मतलब क्या होता है, रिंग के माध्यम से लघु परिपथ होते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, ये स्लिप रिंग का है, इसलिए क्या है, गलत है। ये किस में होता है, ये स्क्वायरल केज वाले में होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ किसके रहा है, स्लिप रिंग का पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा दिया है प्रारंभिक उद्देश्यों के लिए सेंटर परिपथ में बाहरी परिपथों को जोड़ा जा सकता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि स्क्वायरल केज वाले में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उसके रोटर से रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो उस ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी सत्य और ए असत्य। ये भी देखिए ऑप्शन भी ध्यान से लगाइएगा, बी सत्य है और ए असत्य है, चेंज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है एक 5 हेनरी कुंडली को 20 हेनरी कुंडली के साथ जोड़ा जाता है। फ्लक्स रिसाव न होने पर उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा। बोला है कि फ्लक्स रिसाव न होने पर, देखिए फ्लक्स रिसाव यहाँ मतलब बोला है, फ्लक्स रिसाव का मतलब लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स न होने पर उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा। तो देखिए लीकेज फ्लक्स अगर नहीं है, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं है, तो वहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा, ये कपलिंग फैक्टर होता है, वहाँ मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि के इक्वल टू होता है
यम अपान अंडर रूट L1 अपान L2। तो पूछ रहा है कि वहाँ पर अन्योन प्रेरकत्व का अधिकतम मान, तो यम इक्वल टू पूछ रहा है, तो यहाँ पर के हो जाएगा अंडर रूट L1 L2। के का मान 1 है, L1 का मान कितना हो जाएगा 5 और 20 हो जाएगा L2 का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 20/2500 मतलब कि 10 हेनरी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। कितना आ जाएगा आंसर 10 हेनरी। देखिए फ्लक्स रिसाव न होने की स्थिति में, तो फ्लक्स रिसाव न होने की स्थिति में यहाँ पर के का मान क्या होता है 1 होता है। अगर यही पूछता था कि दोनों क्या है, दोनों कुंडली क्या है एक दूसरे से आइसोलेट है, मतलब कि मैग्नेटिक रूप से क्या है जुड़ी नहीं हुई, तो वहाँ पर के का मान क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, जब ये क्या होता है मैग्नेटिक रूप से क्या हो जाती है आइसोलेट होती है, तो वहाँ पर के का मान क्या होता है 0 होता है, मतलब कि इनके बीच का कपलिंग फैक्टर क्या होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ पर बोला कोई फ्लक्स रिसाव नहीं है, तो फ्लक्स रिसाव नहीं मतलब कि पूरा का पूरा फ्लक्स एक कुंडली से दूसरी कुंडली में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डीसी मशीनों के लिए 6 समीकरण पर विचार कीजिए। 6 समीकरण मतलब यहाँ पूछ रहा है कि लॉसेस पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला बोल रहा है कि शैथिल्य हानि, मतलब यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस, बराबर दिया हुआ है आयरन लॉस माइनस एडी करंट लॉस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये देखिए ये सही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस इक्वल टू क्या होता है ईडी प्लस हिस्टेरिसिस लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि पक्षांतर हम लोग करेंगे जब पक्षांतर करेंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा, तो ईडी इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक क्षय घर्षण और पवन वायु क्षय के बराबर होता है, मतलब मैकेनिकल जो लॉस होता है ये क्या होता है फ्रिक्शन लॉस और एयर फ्रिक्शन लॉस दोनों के बराबर होता है। तो दोनों क्या होता है ये भी सही दिया हुआ है। मैकेनिकल लॉस क्या होता है एयर फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का योग होता है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है अवांछित क्षय, मतलब कि ये बोला कि स्ट्रे लॉसेस, देखिए स्ट्रे लॉसेस इक्वल टू होता है आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। तो ये भी आपका क्या दिया हुआ है सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से सही है, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे सही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है प्लेट भू संपर्कन के लिए जीआई भू संपर्कन प्लेट का मानक आकार कितना होगा। तो अभी हमने पिछला वीडियो अर्थिंग के बारे में ही बनाया, तो अगर आप लोग अर्थिंग से कोई भी डाउट है तो पिछले वीडियो देख सकते हैं और उसमें सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। पूछ रहा है प्लेट अर्थिंग के लिए जीआई भू संपर्कन प्लेट का मानक आकार क्या होगा। तो देखिए पाइप के लिए होता है, पाइप की बात कर रहे हैं, प्लेट की बात कर रहा है, यहाँ पे प्लेट अर्थिंग के बारे में पूछ रहा है। तो प्लेट अर्थिंग का जो प्लेट का साइज होता है वो प्लेट दो प्रकार की होती है, एक कापर की होती है और एक क्या होती है जीआई प्लेट होती है। तो कापर की प्लेट की साइज जो होती है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गया ये चौड़ाई हो गया, और ये होता है इसकी मोटाई कितना 3.15 mm में होती है, ध्यान दीजिएगा। अब पूछ रहा है अगला जीआई का, तो जीआई का होता है 60 सेंटीमीटर, ये दोनों सेम होता है 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर सेम होता है। लेकिन अगर जीआई है तो इसमें चेंज होता है 3 ना होगा 3.5 ना होगा, ये कितना होता है 6.30 या 35 के आसपास हो जाता है ये mm में। तो यहाँ पर आपका जीआई के बारे में पूछ रहा है, तो जीआई का वाला क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 60 गुणे 60 गुणे 6.35, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। किस में दिया हुआ है पहला ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन ये जो मोटाई है ना ये क्या होता है ये mm में होना चाहिए, और यही कापर और जीआई प्लेट में दोनों में यही अंतर है, दोनों में क्या है दोनों की मोटाई में ही अंतर, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सेंटीमीटर में नहीं लेना है, किस में लेना है mm में लेना है, तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा है गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्परेचर जरूर पूछता है। तो यहाँ पर गैस से पूछ रहा है, गैस से भरे, देखिए फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है 2200 से लेकर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 2200 से लेकर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पर गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट का पूछ रहा है, तो वहाँ पर होता है आपका 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइटें द्वारा नियंत्रित होती है। पूछ रहा है कि सजावटी जो प्रकाश व्यवस्था होती है उसमें सीरीज में जो लाइटें होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, कौन से स्विच के द्वारा। पहला ऑप्शन है डीपी स्विच, दूसरा है बेल स्विच, तीसरा है ड्रम स्विच और चौथा है एसपी स्विच। तो जो लाइटें नियंत्रित होती है वो किसके द्वारा होती है, ड्रम स्विच के द्वारा होती है। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से द्वारा होती है, ड्रम स्विच के द्वारा होती है। तो आप इसका भी ध्यान दीजिएगा, आपको सजावटी प्रकाश व्यवस्था में जो लाइट होती है वो कौन सी होती है, और ये जो लाइटें होती है कौन सी लाइट होती है, फ्लैशर लाइट होती है। ठीक है, फ्लैशर लाइट होती है, उनको किससे नियंत्रित करते हैं, ड्रम स्विच के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।